पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। तो भौगोलिक स्वरूप मतलब, भौगोलिक स्वरूप मीन्स सतह के ऊपर, सतह के ऊपर उपस्थित उच्चावच का स्वरूप, उच्चावच है ना। भौगोलिक स्वरूप मीन्स सतह के ऊपर उपस्थित उच्चावच, विभिन्न प्रकार के उच्चावच। उच्चावच को कैसे परिभाषित करते हैं? एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, तुरंत रिकॉल होना चाहिए, तुरंत आप उसको बताएं। उच्चावच का मतलब ऊंचाई और ढाल। उच्चावच यानी रिलीफ फीचर इज कैरेक्टराइज बाय हाइट एंड स्लोप, यानी उच्चावच जो है उसकी विशेषता क्या होती है? ऊंचाई और ढाल, स्लोप। ठीक है, तो सतह के ऊपर जो भी उच्चावच है, विभिन्न प्रकार की जो उच्चावच है, उसका कैसा स्वरूप है, उसी को कहा जाता है भौगोलिक स्वरूप। समझ गए? फर्स्ट क्लास जिनकी है, आपकी भी है ना? समझ गए? भौगोलिक स्वरूप मीन्स क्या, बोलिए एक लाइन में। हाँ, सतह के ऊपर विभिन्न प्रकार के उच्चावच, उच्चावच मीन्स जिसमें ऊंचाई और ढाल हो। किन किन चीजों में, किन किन भौगोलिक, कौन कौन से भौगोलिक जो स्वरूप होता है उसमें ऊंचाई और स्लोप होता है, बताइए, ऊंचाई और ढाल होता है, उदाहरण दीजिए। कहीं देखा आपने कि ऊंचाई भी और स्लोप भी हो? नहीं देखा है? पहाड़, पर्वत, हाँ पर्वत में ऊंचाई और स्लोप है, पठार में भी ऊंचाई और स्लोप है। इवन की जो जो घाटी है उसमें भी गहराई है, ऊंचाई की जगह पे गहराई है और स्लोप है ना। तो इन सारे, समतल में भी थोड़ी बहुत ऊंचाई तो होगी, या नहीं भी होगी तो जीरो होगी। समतल में ऊंचाई और थोड़ी, तो इन सारी चीजों को क्या कह रहे हैं? भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक संरचना। अब बिहार के भौगोलिक संरचना की बात करें, बिहार की भौगोलिक संरचना की बात करें तो बिहार की भौगोलिक संरचना में को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांट सकते हैं? बताइए। बिहार की भौगोलिक संरचना को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 3 भाग में। कौन कौन? पर्वत, पठार और मैदान, घाटी। बिहार के भौगोलिक स्वरूप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर या उत्तर पश्चिम का पर्वत, उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रेणी। उत्तर पश्चिम में क्या है? पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। उसके बाद गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र, साउदर्न प्लेटो रीजन ऑफ बिहार, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसी 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। कौन कौन? उत्तर पश्चिम का पर्वतीय श्रेणी या पर्वतीय भाग, उत्तर पश्चिम का। उत्तर पश्चिम किधर है? वेस्ट चंपारण। उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा का मैदान। और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। क्लियर? 3 बड़े विभाजन में कर सकते हैं इसको। उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग, गंगा का मैदान और पठारी क्षेत्र। इस तरह से नाम अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन समझना है यहां पे किस भाग में किस तरह की स्थलाकृतियां हैं, किस भाग में। तो उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर नहीं लिखना है। भारत, भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं, वहां जब भौगोलिक विभाजन करते हैं तो वहां लिखते हैं उत्तर, भारत के उत्तर का पर्वतीय श्रेणी, भारत है ना,
उत्तर भारत की पर्वतीय श्रेणी, उत्तर भारत, यहाँ पे उत्तर नहीं लिखना है आपको, उत्तर पश्चिम लिखना है। क्यों उत्तर पश्चिम लिखना है? क्योंकि उत्तर में नहीं है, बिहार के उत्तर में पर्वत श्रेणी नहीं है, उत्तर पश्चिम में है पर्वत श्रेणी। समझ गए ना अंतर? भारत का भूगोल पढ़ेंगे, भारत का भौगोलिक विभाजन करेंगे, तो वहां पर लिखेंगे उत्तर की विशाल पर्वत श्रेणियां, लेकिन यहाँ पे उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर? क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणी है ये सिर्फ पश्चिमी चंपारण के पश्चिमी उत्तर पश्चिम भाग में है, ये पश्चिमी चंपारण के उत्तर भाग में सिर्फ स्थित है, पश्चिमी चंपारण के उत्तर भाग में स्थित है, जो बिहार के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में पड़ता है। ठीक है? इसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन है? ये जो उत्तर पश्चिम का जो पर्वतीय क्षेत्र है बिहार का, उसके भी 3 भाग हैं। कौन कौन? उत्तर बिहार के उत्तर पश्चिम में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके भी 3 भाग हैं, सब डिवीजन है, उप विभाग हैं। कौन कौन से? सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी क्या है? सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी है क्या? शिवालिक का ही हिस्सा है ना, शिवालिक का ही एक्सटेंशन है, शिवालिक का ही विस्तार है। बिहार में शिवालिक का जो विस्तार है उसी को क्या कहते हैं? सोमेश्वर श्रेणी। क्लियर? सोमेश्वर श्रेणी के बाद आता है, बताइए, दून घाटी। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। दून घाटी। और फिर एक और पर्वतीय क्षेत्र है जहां पे छोटे छोटे हिल्स हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, उसको कहा जाता है रामनगर दून। ये 3 उप विभाजन किया जाता है बिहार के उत्तर पश्चिम के पर्वतीय क्षेत्र का, 3 उप विभाजन है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी और रामनगर दून। तो सबसे उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी, जो क्या है? शिवालिक का ही विस्तार है। बिहार में शिवालिक का विस्तार को क्या कहते हैं? सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या आता है? दून घाटी। और तीसरा क्या आता है? रामनगर दून। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, रामनगर दून क्या है? हिली एरिया है, छोटे छोटे हिल्स हैं, इसमें छोटे छोटे हिल्स हैं, हिमालय का पार्ट नहीं है ये, है ना, हिमालय का पार्ट यही है सिर्फ सोमेश्वर श्रेणी, इसमें छोटे छोटे हिल्स हैं। दून से कंफ्यूज नहीं होना है। बीच वाला जो क्षेत्र है दून घाटी, वो समझने वाली चीज है। दून घाटी क्या होता है? दून घाटी क्या होती है? 2 पर्वतों के बीच में जो घाटी है उसको तो अंतर पर्वतीय घाटी बता रहा था मैं अभी, जैसे कश्मीर घाटी। तो फिर दून घाटी क्या है? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। और सोचिए अभी तक नहीं पता है, मुझे ये आश्चर्य है। ठीक है अभी नहीं पढ़े हैं ज्योग्राफी, वो अलग बात है, लेकिन दून घाटी तो बचपन में ही, देहरादून, दून घाटी एग्जैक्ट। दिक्कत क्या है ना हमारे शिक्षा प्रणाली का, कि हमें विजुअलाइज नहीं कराया जाता है, हमें वो दृश्य नहीं, हमारे पिक्चर नहीं बना पाते हैं ब्रेन में, बस पढ़ा देते हैं दून घाटी होती है, जैसे देहरादून एक दून घाटी है। अरे होती क्या है? दून घाटी क्या होता है, कैसे निर्माण होता है उसका? तो अभी मैंने क्या बताया, देखिए समझिए, अभी मैंने बताया हिमालय के फोल्डिंग से, फोल्डिंग के कारण, वलन के कारण कुछ पार्ट उठ गया और कुछ पार्ट नीचे की ओर मुड़ गया, कुछ पार्ट ऊपर की ओर मुड़ गया,
कुछ पार्ट नीचे की ओर मुड़ गया, ऊपर की ओर जो मुड़ा हुआ पार्ट था उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, या पर्वत वही बना। और जो नीचे की ओर मुड़ा हुआ था, नीचे की ओर जो मुड़ा, उसे घाटी हमने कहा। कैसी घाटी? अंतर पर्वतीय घाटी। इसी अंतर पर्वतीय घाटी में, समझिएगा, इसी अंतर पर्वतीय घाटी में खासकर शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच भी एक घाटी होगी, है ना। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो अंतर पर्वतीय घाटी थी, उसमें क्या हुआ, नदियों के द्वारा उस घाटी में जलोढ़ों का निक्षेप शुरू हुआ। जलोढ़ों का क्या हुआ? निक्षेप। और वो उस घाटी में जलोढ़ के निक्षेप के कारण घाटी क्या हो गया, थोड़ा ऊपर ऊंचा उठ गया। अभी भी घाटी है, अभी भी गहराई है, लेकिन गहराई क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई गहराई? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से, है ना, ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई। और वहां पे क्या जमा हो गया? जलोढ़। जलोढ़ कैसा होता है? फर्टाइल होता है। जहां भी जलोढ़ों का निक्षेप होता है, मैदान क्यों फर्टाइल होता है? मैदान कैसे बना है? जलोढ़ों के निक्षेपन से, जलोढ़ों के जमा होने से, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमा होने से बना है ना मैदान। इसलिए क्या है मैदान? उपजाऊ है। और यही कारण है वहां कृषि होती है, और यही कारण है वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है कि नहीं। तो उसी तरह दून घाटी में क्या हुआ, जो अंतर पर्वतीय घाटी थी उसमें नदियों के द्वारा लाए गए, नदियां जब इसे बहने लगी तो अपने साथ जलोढ़ों को लेकर आई, अवसादों को, और इसमें निक्षेपण शुरू किया। निक्षेपण का कारण उसका जो तल है क्या ऊपर उठ गया। इस तरह की घाटी को दून घाटी कहते हैं। समझ गए? अंतर पर्वतीय घाटी जहां पर जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ हो, उस तरह की घाटी को क्या कहते हैं? दून घाटी। अब क्या होगा? जलोढ़ों के निक्षेपण के कारण इस घाटी में कृषि करना संभव हो पाएगा, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और कृषि करना संभव हो पाएगा। इसलिए ये वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आसपास के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होगी। यही कारण है देहरादून को राजधानी बनाना उत्तराखंड का। बहुत सारे क्षेत्र होंगे वहां पे, देहरादून को ही राजधानी क्यों बनाया गया? राजधानी कौन सा क्षेत्र होता है? राजधानी वह क्षेत्र होता है जहां पे आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अधिक हो। अब चूंकि कृषि के लिए वहां पे उपजाऊ जमीन है, पहाड़ से तो ज्यादा जमीन होगा ना, वहां पे निक्षेप हुआ है जलोढ़ का, तो वहां तो कृषि आसानी से किया जा सकता है, और इसलिए जनसंख्या की आबादी वहां पे अधिक होगी। इसलिए उसको क्या बनाया? राजधानी उत्तराखंड। समझ गए? तो हर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी घटनाएं, चाहे वो राजनीतिक, चाहे भौगोलिक, चाहे आर्थिक, हर चीज के पीछे कारण है और एक दूसरे से लिंक्ड है। दून घाटी समझ गए? दून घाटी क्या होता है? वैसी अंतर पर्वतीय घाटी जहां नदियों के द्वारा निक्षेप, जलोढ़ों का निक्षेप किया गया हो। तो ये जो दून घाटी है हमारे यहां भी एक दून घाटी है, जिसको क्या कर रहे हैं? दून घाटी। तो दून घाटी है तो ऑब्वियसली किसी नदी के द्वारा बनाया गया होगा, किसी नदी के द्वारा जलोढ़ का निक्षेपण किया होगा, तभी वो अंतर पर्वतीय घाटी क्या बन गया। देखिए इधर भी हिल्स है, रामनगर दून क्या बोल रहे हैं? हिल्स। इधर भी हिल्स है और इधर तो शिवालिक है ही, बीच में क्या था? अंतर पर्वतीय घाटी था। अंतर पर्वतीय घाटी में किसी नदी ने क्या किया होगा? जलोढ़ों का निक्षेप किया होगा, तो फर्टाइल बन गया है। कौन सी नदी है? हड़हा। नाम क्या है उस नदी का जिसने निक्षेप किया, जिसने ये कांड किया? हरहा। इसीलिए इस घाटी को हरहा घाटी भी कहा जाता है। तो अभी रटने की जरूरत नहीं है ना। कोई बोला सर हरहा घाटी अलग है, तो समझे नहीं तो अलग तो बताएंगे। दून घाटी का फॉर्मेशन ही हुआ है कैसे? नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपण से। कौन सी नदी है इस केस में? हरहा। तो इसीलिए दून घाटी को और क्या कहा जाता है? हरा घाट। क्लियर है कि नहीं? और नाम रामनगर दून कैसा एरिया है? हिली रीजन है, हिल्स है, कई सारे हिल्स हैं, छोटे छोटे, हिमालय के पार्ट नहीं है वो, लेकिन वो हिल्स हैं, हिली एरिया है वो, बीच में घाटी है। ऐसे भी याद रहेगा, दोनों तरफ पर्वत होंगे तब तो बीच में अंतर पर्वतीय घाटी होगी, तभी तो दून घाटी बनेगी। तो ऐसे भी याद रखना है, और सीक्वेंस रटने की जरूरत ही नहीं है। बहुत लोग सीक्वेंस रट रहे हैं, सर पहले दून
घाटी की पहले रामनगर दून। तो राम, ये सिर्फ जानना है कि किस तरह की स्थलाकृति है। अगर वो हिल्स है तो दोनों तरफ हिल्स, बीच में घाटी, तो बीच में होगी ना दून घाटी, हरहा घाटी जिसको बोल सकते हैं, तो बीच में होगी। तो इसमें क्या रटना है? और ऑब्वियसली शिवालिक सबसे उत्तर में होगा, हिमालय है सबसे उत्तर में शिवालिक, शिवालिक को ही सोमेश्वर श्रेणी कहा जा रहा है। तो रटने की जरूरत है यहाँ पे। दूसरा स्टार्ट होता है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, अब गंगा का मैदान, ये पूरा जो है ये गंगा का मैदान है ना। तो गंगा के मैदान को भी दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? उत्तरी गंगा का मैदान, या उत्तरी बिहार का मैदान कहा जाता है इसे, उत्तरी बिहार का मैदान, और दक्षिणी मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान। क्यों ऐसा कह रहे हैं बताइए? क्योंकि गंगा नदी ने बिहार के मैदान को दो भागों में बांटा है। क्लियर? गंगा नदी ने बिहार के मैदान को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। समझ गए? उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। यहां पे एक क्वेश्चन है कि जो ये जो बेल्ट है, यहां से यहां मैंने बताया था एक बेल्ट है 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी, जिसको तराई बेल्ट कहते हैं बिहार का। तराई, तराई का मैदान कहा जाता है, तराई का मैदान, समझ रहे हैं? अब तराई का मैदान कैसे बना है? तराई का मैदान जो है वो, क्या उसे गंगा का मैदान कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्या तराई के मैदान को गंगा का मैदान कहा जा सकता है? अभी मैंने दूसरा डिवीजन जो बताया आपको, दूसरा जो डिवीजन क्या बताया, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान दो दो है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, क्योंकि जो गंगा नदी है दो भागों में बांट रही है। गंगा के उत्तर में उत्तरी गंगा का मैदान है, और गंगा के दक्षिण में दक्षिणी गंगा का मैदान या दक्षिणी बिहार का मैदान है। लेकिन एक पट्टी बच जाता है यहाँ पे, ये वाली पट्टी, इसको कहा जाता है तराई का मैदान। यानी हाँ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन जिलों में जो उत्तरी जिले हैं, उस वहां पर 7 से 8 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसको कहा जाता है तराई मैदान, बिहार का तराई क्षेत्र। अब तराई क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, लेकिन क्या वो तराई क्षेत्र गंगा के मैदान का हिस्सा हो सकता है ना? ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर मैप में यहां पे देखा जाए तो फिर उसको किस में रखेंगे? तराई वाले क्षेत्र को किस में रखेंगे फिर? किस भौगोलिक विभाजन में उसको डालेंगे फिर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और मैंने जितनी भी किताबें देखी हैं सब गलत है अभी तक। बिहार ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी किताबें, जितनी भी वेबसाइट मैंने देखा है, सभी ने जो डिवीजन किया है, सभी ने जो, ये सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, सभी ने जो विभाजन किया है उसमें तराई के मैदान को एक्सप्लेन ही नहीं किया। तराई का जो मैदान है ये मैं जब जब पढ़ रहा था, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तो तराई के मैदान को अलग से उसने दिखाया है। और किताबों को जब मैंने पढ़ा, जो विभाजन किया गया, भौगोलिक विभाजन किया गया है, तो गंगा के मैदान में अगर उसको नहीं रखेंगे तो किसमें रखेंगे? क्योंकि एक तो हम पढ़ रहे हैं बिहार का उत्तर पश्चिम पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा पढ़ रहे हैं गंगा का मैदान या बिहार का मैदान, बिहार का मैदान, और तीसरा पढ़ रहे हैं
दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब एक ये मेरा दिमाग यहीं पे वो हुआ कि गंगा के मैदान, बिहार के मैदान को मोस्टली क्या कहा जाता है, गंगा का मैदान, है ना। तो गंगा के मैदान, अगर डिवीजन में गंगा का मैदान डालते हैं, गंगा का मैदान, दूसरा जो उच्चावच अगर हम गंगा का मैदान ले रहे हैं, तो फिर उसको तराई क्षेत्र नहीं उसमें रख पाएंगे उसको। दूसरा अगर विभाजन हम गंगा का मैदान ले रहे हैं, तो उसमें तराई क्षेत्र को नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि तराई क्षेत्र का निर्माण गंगा से नहीं हुआ है। तो ये मुझे डिफिकल्टी हुई कि इस विभाजन को किसमें डाला जाए, है ना, जो कि किसी किताब ने इसको कवर नहीं किया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन तो आज तक पूछा नहीं है कि तराई के मैदान को किस विभाजन में रखेंगे, लेकिन अगर पूछता है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि किसी भी किताब ने इसको कवर नहीं किया है। समझ रहे हैं क्या डिफिकल्टी है यहाँ पर, तराई क्षेत्र को। लेकिन अगर बिहार का मैदान लेते हैं ना, गंगा के मैदान के जगह पर बिहार का मैदान, तब यहां पे आप सारे क्षेत्र को ले सकते हैं। समझ गए, गंगा के मैदान के जगह पे बिहार का मैदान लेते हैं अगर, तब वो तराई क्षेत्र भी इंक्लूड होगा, क्योंकि तराई क्षेत्र भी क्या है, एक मैदान है। समझ रहे हैं। अब पहले समझिए तराई क्षेत्र होता क्या है, क्या होता है तराई क्षेत्र, बताइए बताइए। अभी मैंने बताया आपको, ये पर्वत यहां पे खत्म हुआ, पर्वत के बाद गड्ढा होगा, अगर ये एंटीक्लाइन है तो एक सिंक्लाइन भी होगा, है ना, जब मुड़ता है तो दोनों होता है। तो सिंक्लाइन जब यानी गड्ढा जब होगा, और इसी गड्ढे में नदियों के द्वारा लाए गए जलोरों के निक्षेप से मैदान बना ये, इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट होता है, ये मैदान बना निक्षेपों से। तो ये पर्वत वाला भाग, इसको फुट हिल्स कहते हैं। फुट हिल्स मतलब जहां पे हिल्स खत्म हो, और उसके बाद फुट हिल्स के बाद ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन मतलब पर्वत खत्म हो रहा है, मैदान स्टार्ट हो रहा है, बीच वाले जो क्षेत्र होता है उसको पिडमोंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिडमोंट, मॉन्ट, पिडमोंट, क्या बोलते हैं, पिडमोंट। पिडमोंट सॉइल, पिडमोंट मृदा, सुना है आपने पिडमोंट मृदा, बिहार में एक मृदा पाई जाती है पिडमोंट मृदा, सुना है, पश्चिम चंपारण में पिडमोंट। जब हम मृदा का विभाजन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे पिडमोंट, तो वहां पे फिर सवाल आएगा पिडमोंट क्या होता है। तो पिडमोंट क्या है, पिडमोंट चट्टान का वह भाग है जो पर्वत और मैदान को जोड़ता है। पर्वत खत्म हुआ, पर्वत खत्म हुआ ना, यहाँ पे पर्वत खत्म होने के बाद मैदान स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पर्वत यहाँ खत्म उसके बाद मैदान चालू। वो कैसे जाता है, स्लोप, ऐसे धीरे धीरे स्लोप जाता है ना वो। तो स्लोप जो डिक्रीज हो रही है, ढाल जो कम हो रही है, धीरे धीरे कम होगी ढाल। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसे पर्वत आया ऐसे खत्म, यहां से मैदान स्टार्ट, लीनियर नहीं है ऐसा। कैसा है, धीरे धीरे ये स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम होते 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 इतना कम हो गया कि वो क्या बन गया, मैदान। तो ये जो बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, बीच का ट्रांजिशन जोन होगा ना, बीच वाला क्षेत्र, ये भी पत्थर का ही बना हुआ है ना, ये भी पत्थर का। यहां से मिट्टी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहां से गड्ढा स्टार्ट था तो यहां से मिट्टी, लेकिन ये जो बीच का जो क्षेत्र है, जो पर्वत और मिट्टी को मिला रहा है, पर्वत और मैदान को जोड़ रहा है, ये कैसा भाग है, ये भी चट्टानी भाग है, ये भी चट्टान से बना है ना। इसी को क्या कहते हैं, पेडमोंट। और इसी के ऊपर जो मृदा होती है उसी को पेडमोंट सॉइल। पेडमोंट समझ गए, समझिए। पेडमोंट के बाद, ये पेडमोंट वाला जो पार्ट है, उसके बाद प्लेन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है, समतल मैदान। समतल मैदान में जो पहला पॉइंट आता है, जो पहला भाग आता है, उसे भावर कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर। समतल में, समतल मैदान जब स्टार्ट होती है, उसका जो पहला भाग होता है, मैं दिखाता हूं अभी फिगर इसका रियल। तो समतल में जो पहला भाग है, समतल जो स्टार्ट हो, जब पहाड़ खत्म हुआ, पहाड़ के बाद समतल मैदान स्टार्ट हो रहा है, तो समतल मैदान का जो पहला जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे, भावर, भावर का मैदान। और भावर के बाद तराई,
भावर के बाद तराई। अब कैसा होता है इसको फिगर से देखिए, समझ गए? ये पर्वत खत्म हुआ, फुट हिल्स है ना, पर्वत पद वहां खत्म हुआ। उसके बाद जो कनेक्ट कर रहा है पर्वत और मैदान को, जो कनेक्ट कर रहा है जो चट्टानी भाग, उसको क्या कहे? पेडमोंट। मतलब वहां भी थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, लेकिन वो समतल का पार्ट नहीं है, वो पहाड़ का ही पार्ट है, लेकिन वहां भी थोड़ी बहुत है ना मिट्टी वहां पे भी होगी, डिसइंटीग्रेशन के कारण, विघटन के कारण, चट्टानों के विघटन के कारण थोड़ी बहुत मिट्टी होगी, जिसको पेडमोंट सॉइल कहेंगे। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? समतल का मैदान। तो समतल का मैदान का सबसे पहला भाग भावर, और उसके बाद तराई, उसके बाद खादर और बांगर। यही होता है 4 भाग। समतल में 4 भाग होते हैं, भावर, भावर, तराई, खादर और बांगर। अब इसको समझिए, इसका फिगर देखिए तब समझ में आए। देखिए इसमें, इस फिगर में देखिए, जैसा मैं बताया आपको, फिगर अच्छा है, यही बता रहा था ना। पर्वत खत्म हुआ, पर्वत खत्म हुआ, जैसे यहाँ पे शिवालिक खत्म हुआ पश्चिमी चंपारण में। पर्वत और मैदान को जोड़ने वाला ये जो भाग है, इसको क्या कहे? पेडमोंट। यहां से मैदान स्टार्ट है और यहां तक पर्वत है, तो ये जो एकदम से पर्वत खत्म होकर मैदान स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक ट्रांजिशन जोन है ना, धीरे धीरे स्लोप इसका कम हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसको क्या कहे? पेडमोंट। ये पहाड़ का ही भाग है, ये चट्टान है, ये थोड़ी बहुत मिट्टी भी इस पे मिलती है, जिसको पेडमोंट सॉइल कहते हैं, पेडमोंट मृदा कहते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है? इसके बाद स्टार्ट हो रहा है समतल मैदान। पेडमोंट के बाद क्या स्टार्ट हो गया? समतल मैदान। और समतल का जो पहला पार्ट है, समतल यहां से, समतल का मैदान यहां से, समतल का मैदान का जो पहला पार्ट है भावर है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? भावर में मैदान है, लेकिन इसमें बड़े बड़े कंकर पत्थर, बड़े बड़े चट्टान दिख रहे हैं। मैदान यहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद तराई, उसके बाद नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है, नदी के जो आसपास वाला क्षेत्र है, देखिए नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, इसको कहते हैं खादर। नदी का पानी जहां तक पहुंचे, है ना, नदी का पानी, बाढ़ का पानी जहां तक पहुंच रहा है, वहां तक हर साल नया डिपोजिशन होगा, नए जलोढ़ का निर्माण होगा। उस एरिया को कहेंगे खादर, नया जलोढ़। और बाकी जो नदी, अब नदी का पानी वहां नहीं पहुंच पा रहा है, पहले पहुंचता होगा, लेकिन नदी शिफ्ट हो गई है, तो नदी का पानी अभी नहीं पहुंच पा रहा है, वैसे एरिया को क्या कहेंगे? बांगर। जैसे गंगा नदी, अभी देखिए ये जो राजापुर है, राजापुर पुल नाम है, पुर नाम है, राजापुर पुल, दोनों है, जो भी है। बचपन में मैं यहाँ रहा करता था, उसके बाद नहीं रहा, तो मतलब बिहार में ही नहीं था, तो फिर यहाँ क्या। तो ये मैं देखता था कि यहाँ तक पानी हुआ करती थी, गंगा गंगा का पानी यहाँ तक पहुंचता था, और बार बार आता था यहाँ तक, बोरिंग रोड तक। तो ये जो बना था ना पहले, उस समय, पहले के समय ये था खादर, उस समय पहले, जब गंगा का पानी पहुंच रहा था हर साल। लेकिन अब गंगा का पानी, गंगा क्या हो गई? उत्तरायण हो गई, उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गई, तो अब गंगा का पानी पहुंचता है यहाँ पर। अब ये क्या बन गया? बांगर। यानी बांगर भी बना होगा नदी नदी के निक्षेपण से ही, लेकिन अब पुराना पुराना हो चुका है, पुराना जलोढ़ इसको कहते हैं। अब नदी का पानी यहां तक नहीं आ रहा है, अब नया डिपोजिशन नहीं हो रहा है। लेकिन गंगा का पानी अभी भी जहां तक पहुंच रहा है, वो नया डिपोजिशन करेगा ना, उसी को बाढ़ का मैदान कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? खादर। समझ गए खादर और बांगर में अंतर? अब यहां पे समझिए भावर कैसा है। भावर अभी प्लेन नया नया बन रहा है। कैसे बन रहा है? अभी भी बड़े बड़े पत्थर हैं, अभी भी मिट्टी नहीं बनी है। मिट्टी कब बनेगी? जब और उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन अभी क्या है? छोटे छोटे
पत्थर कंकर है ना, बॉल्डर्स हैं, इसको क्या कहते हैं, भावर। तो नदियां जब यहाँ पे पहुंचती है तो इस पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के नीचे चली जाती है, तो आप देखेंगे ना नदी दिखेगा ही नहीं, डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य। कभी देखिएगा हिली स्टेशन में एक छोटी सी नली के रूप में नाली बह, मतलब नदी बह रही है नाली के रूप में, ऐसा नहीं है कि नदी गायब हो गया, नदी नीचे से बह रही है। तो क्योंकि ऊपर में क्या है, पत्थर है, और पारगम में है ये पत्थर, तो पानी नीचे चलेगा, नीचे से बह रही है नदी। और ये नदी फिर से जमीन पर फिर से अपीयर होती है, फिर से दृष्टिगोचर होती है, फिर से दिखने लगती है, कहां पर, तराई क्षेत्र में, है ना। नीचे जो पानी चला गया था वो पानी फिर से रिस कर ऊपर आता है, और तराई वाले क्षेत्र में हमेशा दलदल जैसा क्षेत्र बना रहेगा, हमेशा पानी जमा रहेगा। कहां से आ रहा है पानी, वो नीचे जो पानी चला गया था पत्थर के होकर, वो पानी फिर से रिस कर क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। और तराई क्षेत्र कैसा रहेगा, दलदली क्षेत्र रहेगा, हमेशा नमी, बहुत नमी बना रहेगा, दलदली क्षेत्र रहेगा, और जिसके कारण वहां पर वनस्पतियां खूब पाई जाएंगी, जंगल टाइप का। जैसे हमारे यहाँ बिहार में तराई क्षेत्र में साल वन पाया जाता है, साल वृक्ष उसमें बहुत ज्यादा अधिक होता है, वन। तो यहाँ पे दिख रहा है हरा भरा, हरा भरा क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नदियां फिर से ऊपर आना स्टार्ट करती है, रिस कर, पानी जो नीचे चला गया था वो रिस कर फिर से जमीन पे आता है, और वहां पे दलदली क्षेत्र बना रहता है, नदियां फिर से सतह से होकर बहना स्टार्ट करती, और फिर उसके बाद फिर नदी बहती है, फिर नदी दिखने लगती है। हर नदी के साथ ऐसा ही हो रहा है, गंगा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। गंगा जैसे आ रही है तो पहले भावर से गुजर रही होगी नीचे से होकर, छोटे से नाली के रूप में, फिर तराई क्षेत्र में दिखना स्टार्ट हो गई होगी, और फिर से जब प्लेन एरिया में फिर मेंडरिंग का विसर्प का शेप बनाती हुई फिर से दिखना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पे दो तरह का मैदान बनता है, भांगर और खादर। नए जलोर को जो अभी बन ही रहा है, हर साल उसमें ऐड हो रहा है, उसको खादर, और जो बन चुका है अब उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, पुरानी जलोर, उसको भावर। समझ गए। तो बिहार में भी अगर देखेंगे, बिहार में भी अगर आप देखें तो बिहार में भी कुछ इस तरह की स्थिति आपको दिखेगा। अब बिहार में बताइए, बिहार में भावर कहां पे होगा, भावर थोड़ा बहुत यहाँ पे होगा, फुटे हिल्स के पास भावर थोड़ा बहुत, भावर प्लेन थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलेगा। तराई, तराई ये देखिए यहाँ तक पूरा हिमालय है, नेपाल है ना, नेपाल में भी पूरा हिमालय है, तो ये वाला पूरा क्षेत्र थोड़ा सा भावर होगा, थोड़ा सा यहाँ पे भावर होगा, और बिहार वाला जो क्षेत्र है, ये भावर भी किसमें पड़ रहा है, नेपाल में। बिहार में क्या पड़ रहा है, भावर के बाद तराई। तो बिहार में ये वाली जो पट्टी है वो कौन सी पट्टी है, तराई। जो हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, कोसी निकलती है। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका, इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका, और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। गंडक निकलती है, महानंदा निकलती है, उनके द्वारा ये तराई प्लेन का निर्माण हुआ होगा। क्लियर, समझ गए। गंगा तो नहीं बना रही है इसको, गंगा का मैदान तो तराई क्षेत्र को गंगा के मैदान में नहीं रखेंगे। यही दिक्कत है कई सारी किताबों का, जो लिख रहे हैं उनको तो ज्योग्राफी आता नहीं है। कोई भी बिहार का देखेंगे, बिहार स्पेशल किताब, उसमें देखेंगे एक साथ सारी चीजें, इतिहास भी है, भूगोल भी है ना, पॉलिटी भी है। तो वो क्या कर रहा है, सिंपली कलेक्शन कर रहा है, सारी चीजें थोड़ी आती होंगी एक ही राइटर को। बिहार स्पेशल सब सारी चीजें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, नाम नहीं लूंगा किसी का, मान लो कोई फेमस किताब है, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, लगभग सब किताब में आपको दिखेगा भूगोल भी रहेगा, इतिहास भी रहेगा। तो इतिहास आता होगा क्या, भूगोल भी है, जरूरी है भूगोल भी आता होगा उसको। तो इसीलिए ना भूगोल की अलग से किताब होनी चाहिए बिहार, खासकर बिहार में। और
किसी चीज का हो ना हो, भूगोल की किताब अलग से होनी चाहिए बिहार पर, क्योंकि बिहार का भूगोल भी वास्ट है और है किताब ऐसा, एक अलग से किताब है, लेकिन उसमें अधिकतर आर्थिक भूगोल ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। महेश्वरी प्रसाद की किताब है, प्रोफेसर थे वो, बिहार का भूगोल करके आता है, लेकिन ज्यादा अच्छी किताब है, मेंस के लिए बहुत अच्छी है। आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, बिहार का भूगोल मांगेंगे मिलेगा, बहुत अच्छी किताब है। महेश्वरी प्रसाद शायद राइटर हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें जो है आर्थिक भूगोल, जैसे कृषि, जनसंख्या, लेकिन बहुत अच्छा दिया हुआ है, मतलब मेंस आपका बहुत अच्छा, उससे अगर उसको पढ़ेंगे ना तो जीएस पेपर 2 बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में बिहार का एंगल घुसाया रहता है। जो भी जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बिहार के संदर्भ में ऐसा लिखा रहता है ना, क्वेश्चन लास्ट में लिख देगा बिहार के संदर्भ में, बिहार के विशेष संदर्भ में, कुछ भी डिस्कस करना है लिख देगा लास्ट में बिहार के विशेष संदर्भ में। गरीबी को, हाँ, नहीं, मैंगो नहीं, तराई क्षेत्र में बताऊंगा क्या क्या पाया जाता है। शुगर केन की खेती होती है, जूट की खेती होती है, ये दो मुख्य फसल है जो तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। हाँ, मैंगो बालसुंदरी तरह के मिट्टी में पाया जाता है, बताएंगे बालसुंदरी कहाँ कहाँ पाया जाता है। बालसुंदरी एक बांगर सॉइल है, बालसुंदरी एक बांगर सॉइल है, बांगर सॉइल का ही एक वर्जन है बालसुंदरी, उसमें लीची, मैंगो, ये सब उगाया जाता है। तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। मैंग्रोव्स, यस, वो तो पाया जाएगा, लेकिन मैंग्रोव कहाँ पे पाया जाएगा, बिहार में थोड़ी पाया जाएगा, तराई क्षेत्र में। मैंग्रोव तराई, अरे यार कंफ्यूज हो रहे हैं ये, रुके, तराई क्षेत्र में मैंग्रोव्स क्यों आएगा, मैंग्रोव स्वैम्पी क्षेत्र में आता है, स्वैम्पी मतलब दलदली क्षेत्र में आता है। हाँ, ये अलग बात है कि तराई क्षेत्र भी दलदली होता है, लेकिन सिर्फ तराई क्षेत्र ही दलदली नहीं होता है, जो कोस्टल जो तटीय क्षेत्र है वो भी दलदली होता है। तो मैंग्रोव दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन तटीय क्षेत्र में, ना कि तराई क्षेत्र में। क्लियर। मैंग्रोव सही बोला इन्होंने, इनका कंफ्यूजन क्यों था मैं समझ गया। मैंग्रोव जो पेड़ होती है, जैसे सुंदर, सुंदरी नाम की वृक्ष है, वो एक मैंग्रोव वृक्ष है, तो उसी के नाम पे सुंदर वन रखा गया है। तो वो भी आता है दलदली क्षेत्र में ही, लेकिन दलदली क्षेत्र सिर्फ तराई क्षेत्र में थोड़ी होता है, दलदली क्षेत्र तटीय क्षेत्र में भी होता है, समुद्री क्षेत्र वाला जो तटीय एरिया वहां भी होता है। तो उस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव पाया जाता है, यहाँ नहीं। ठीक है, मैंग्रोव जब भी हो, क्यों, क्योंकि मैंग्रोव की जड़ें तैरती हैं पानी में, तो यहाँ कहाँ तैरेंगी, नेपाल में, है ना। यहाँ मैंग्रोव अगर उगाएंगे तो कहाँ तैरेगा, उधर तो पानी है ही नहीं, समुद्र है ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो तराई क्षेत्र समझ गए, तो तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ होगा, हिमालय से निकलने वाली, नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदियों से बिहार का तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो गंगा तो उधर से आ रही है, गंगा से तो तराई क्षेत्र का निर्माण नहीं हुआ। तो अगर गंगा का मैदान लिखते हैं विभाजन में, तो तराई क्षेत्र को उसमें नहीं लेंगे। तो इसका एक सोल्यूशन मैंने निकाला, कई सारी किताबों में गंगा का मैदान लिख दिया, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने सोल्यूशन निकाला कि आप गंगा का मैदान यूज ही नहीं कीजिए नाम, आप बिहार का मैदान यूज कीजिए, बिहार का उत्तरी मैदान और बिहार का दक्षिणी मैदान। अब हो जाएगा क्लियर, है ना। बिहार का मैदान है तो गंगा वाला भी शामिल है और तराई वाला भी शामिल है, तो हर चीज का वो सॉल्यूशन होता है। अब किताबों में देखेंगे सबने एक्सप्लेन कर दिया गंगा का मैदान, गंगा का मैदान लेंगे तो तराई क्षेत्र तो आप छोड़ दिए। फिर अच्छी अच्छी किताबों की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में बहुत बिक रही है। अब बच्चे क्या हैं, बच्चे तो मासूम हैं, उनको क्या पता क्या उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आपको जो मार्क्स मिलेगा वहां पर, वो जो प्रोफेसर जो चेक कर रहा है कॉपी, उनको तो पता है, आपको तो पता नहीं। आपको लगा बहुत अच्छा लिख के आए, उस किताब में था, पूरा छाप दिए, लेकिन आपने क्या गलती की आपको एहसास भी नहीं होगा और आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये है बच्चों के साथ, ये खिलवाड़ हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों नहीं सिलेक्ट किया, आप रोएंगे 4 दिन, 2 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होगा लास्ट में। हम लोग का भी वही स्थिति होता था, कभी 7 मार्क्स लास्ट में फाइनल, कभी ये
रोते थे, लेकिन हमको क्या पता खिलवाड़ क्या हुआ है मेरे साथ। तो जब तक तथ्यों को सही से स्थापित नहीं करेंगे ना, तब तक सिलेक्शन मुश्किल होता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, दो चार सोर्स से पढ़कर, या टीचर इसलिए होता है, टीचर काम को आसान कर देता है। नहीं तो आप पढ़ते रहिए 10 20 15 बुक, आपको खुद पता नहीं चलेगा क्या है गलत। जैसे ये वाली चीजें, गंगा के मैदान में तराई क्षेत्र को कैसे शामिल किया जा सकता है, जबकि तराई क्षेत्र का निर्माण होता है वैसी नदियों के द्वारा जो उस जो बगल में पहाड़ है वो वहां से निकल रही हैं। तो नेपाल हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, उससे बना है तराई क्षेत्र। गंगा का तो इसमें कोई रोल नहीं है। तो गंगा का मैदान हम विभाजन लिख ही नहीं सकते। लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसको तराई क्षेत्र को अलग से दिखाना होगा। उसके लिए कौन टेंशन लेगा, उससे अच्छा क्या करेंगे यहाँ पे, बिहार का मैदान। हाँ, गंगा बिहार के मैदान को 2 भागों में बांट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बिहार का मैदान यूज करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा और मार्क्स अधिक आने के चांसेस होंगे। कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अच्छा मतलब अच्छे से चेक कर रहा है आपका, तो वहां पे आपके मार्क्स को काट लिया जाएगा। तो बिहार का मैदान लेंगे तब अच्छा है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान, है ना। क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर पहले थोड़ा लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। थोड़ा सा लिखना एक्सप्लेन करना ऐसे होता रहना चाहिए, नहीं तो आप लोग लगता है कि इनएक्टिव मोड में चले गए। ठीक है, समझ में आया ये जितना मैंने बताया। हाँ, क्लियर। हाँ, तराई वाली वाला चीजें समझ में आ रही हैं, भावर तराई। भावर जहां जहां मैदान स्टार्ट हुआ है, हाँ? नदी के आसपास वाला क्षेत्र भावर, बांगर नहीं, भावर। पहाड़ खत्म हुआ, मैदान स्टार्ट हुआ। मैदान कैसे बना है, पहाड़ के बाद जो गड्ढा था उसमें जलोढ़ के जमा होने से मैदान बना है। तो अभी जमा होना स्टार्ट ही हुआ है, अभी बड़े बड़े पत्थर अवसाद उसमें जमा हुए हैं, इसीलिए वो कैसा दिखता है, पथरीला दिखता है। एक्चुअल फोटो देखेंगे भावर का, देखिए ऐसा दिखता है, पथरीला, है ना। पहाड़ खत्म हुआ, पथरीला। नदी कैसा दिख रहा है, नदी लग रहा है कि सूख गया, नहीं सूखा नहीं है, और नीचे से बह रहा है ना, पत्थर के नीचे चला गया है, इस तरह का। ये भी दिख रहा है ना। नदी आराम से पार कर सकते हैं आप। आपको लगेगा पानी कहाँ गया, नीचे से, है ना। ये पूरा इतना इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ से मैदान स्टार्ट होता है, पहाड़ खत्म हुआ, मैदान स्टार्ट हुआ। पहला मैदान भाबर, है ना। इसमें नदी दिखेगा डिसअपियर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मैदान के किस क्षेत्र में नदी डिसअपियर हो जाती है, दृश्य हो जाती है, भाबर वाले क्षेत्र में, और फिर से रीअपियर तराई वाले में, फिर से रीअपियर, नीचे का पानी फिर ऊपर आने लगता है। कैसे, रिस्क कर, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऊज, OOZE, ऊज करके, यानी रिस्क कर पानी फिर से ऊपर आता है, इसलिए वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, दलदली, क्योंकि पानी हमेशा रिस्क कर ऊपर जमा रहेगा, दलदली क्षेत्र हो जाएगा।